सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिया के बारे में, जो कि आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है निमोनिया। इसके बारे में हम फुल आपको एज ए नोट्स फॉर्म भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ये जो पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई है इसमें आपको A to Z सब कुछ निमोनिया के बारे में मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा जो है बुक्स में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज एट्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हो सकती है, पैथोफिजियोलॉजी, टाइप्स, सबको अच्छे से इसके अंदर रिटन कर दिया है। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। न्यूमोनिया क्या होता है? तो न्यूमोनिया एक सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है where the alveoli in the lung become inflamed and filled with fluid or pus, making it difficult to breathe। तो निमोनिया एक ऐसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, जो हमारी एल्वियोलाइज होती है हमारे लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाती है, इन्फ्लाम्ड हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है, जैसे कि वहाँ पर साथ ही में पस बढ़ जाता है। पस का मतलब जैसे कि फ्लूइड बढ़ जाता है। हमने लोकल लैंग्वेज में सुना होगा, किसी को निमोनिया हो जाता है, मेनली ये जो है छोटे बच्चों में या जो एल्डरली पीपल हैं उनमें हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं ना कि इसके फेफड़ों में पानी भर गया, तो वो निमोनिया ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। देन it can range from mild to life-threatening condition and mostly affected infant, elderly people and individual with weak immunity। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है माइल्ड से लेकर के मॉडरेट या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि निमोनिया जो है ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वो ठीक हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिले कोई भी पेशेंट को, जिसको उसमें सांस लेने में बिल्कुल ही दिक्कत आ रही हो, वो हो गया, ठीक है। देन मोस्टली जो अफेक्टेड पीपल होते हैं, कौन कौन होते हैं, इन्फेंट्स, छोटे बच्चे, एल्डरली पीपल एंड जो इंडिविजुअल जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनमें निमोनिया के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। Pneumonia is defined as an acute inflammation of the lungs parenchyma। जो lungs parenchyma होता है वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो गया, स्पेशली एल्वियोलाई के अंदर, जो किसके कारण हुआ है, बाय इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, और थ्रू एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का भी आगे आपको मैं बता दूंगी। एस्पायरेशन का एक टाइप भी है इसके अंदर। एस्पायरेशन कोई फूड पार्टिकल को इनहेल कर लिया, इस तरीके से भी जो है निमोनिया हो सकता है। उसके बाद WHO ने बताया, निमोनिया इज़ एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कोज और इटियोलॉजी। मेनली जो क्या क्या कारण इसके अंदर आते हैं निमोनिया में, अभी हमने पढ़ा कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हो रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बैक्टीरियल हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, या क्लेब्सिला निमोनिया हो गया। वायरल के अंदर हमने देखा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ओके। देन है RSV एंड सार्स और कोविड-2। ये इसकी वजह से क्या है, निमोनिया कोज हो सकता है। फंगस के इसका कारण रह सकती है, जैसे कि न्यूमोसाइटिस जीरोवेसी, ठीक है, जीरोवेसाई, इसको HIV में देखा जाता है। फिर है एस्पायरेशन, जैसे फूड और वॉमिट एंटरिंग लंग्स। लंग्स में क्या है, कोई फूड पार्टिकल चला जाए, उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। या फिर जो कोई इंसान जैसे कि वॉमिटिंग कर रहा हो, कई बार ऐसा होता है जो वॉमिट का जो भी हम फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं, जो एक्सपेल आउट होता है, जो भी कंटेंट होता है, तो वो बाहर निकलता है माउथ के थ्रू वॉमिटिंग में, तो कई बार होता है कि वो लंग्स में जा सकता है। तो अगर लंग्स में जा सकता है तो ये क्या है, कोज इसका रहता है कि वो क्या कोज करे, न्यूमोनिया कोज करे। देन है आपका नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो गया, जो कि आपको हॉस्पिटल में एक्वायर हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी इंसान है हॉस्पिटल में लंबे समय तक है, तो उसको जो है अपने इन्वायरमेंट से या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, बैक्टीरिया उसको लग जाए, वायरस हो जाए, उसकी वजह से ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन उस पेशेंट को हो सकता है। देन है वेंटिलेटर एसोसिएटेड ड्यू टू लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब देखो, कोई इंसान है, वो उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो बहुत समय तक क्या है, वेंटिलेशन पर है। अगर वो वेंटिलेशन पे है तो हो सकता है, क्योंकि उसका जो पार्ट है
वो बॉडी जो है एक्सपोज है इन्वायरमेंट में, तो मेनली वेंटिलेटर से एसोसिएटेड, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक वो उसके साथ में है, तो उसको में भी न्यूमोनिया के केसेस देखने को मिल सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। रिस्क फैक्टर जैसे एज हो गया, इन्फेंट और एल्डरली, स्मोकिंग हो गया आपका, इम्यूनोसप्रेशन हो गया, क्रोनिक डिजीज़ हो गई जैसे कि सीओपीडी और डायबिटीज़। सीओपीडी भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देन है अल्कोहलिज्म, देन आपका है अल्कोहलिज्म हो गया, देन आपका पुअर न्यूट्रिशन, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स ऑफ न्यूमोनिया। नाउ वी कैन मूव टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूमोनिया। तो मैंने आपको इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाया है ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, अब देखो, सबसे पहले कोई भी पैथोजन जो होगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करेगा, एंटर करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करके वहाँ पर वो कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाइज होती हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो हमारी गैसेस एक्सचेंज का पार्ट होता है, मतलब गैस एक्सचेंजेस कहाँ होती है, एल्वियोलाई के अंदर होता है, तो गैसेस एक्सचेंज हम बोल देंगे यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेनली इसको ये अफेक्ट करेगा, तो ये इसको अफेक्ट कर रहा है। तो हमने बोला कि कोलोनाइजेशन ऑफ एल्वियोलाई बिगिंस, वहाँ पर क्या हो गया, जो पैथोजन है एंटर करा, उसने अपनी कॉलोनीज वहाँ पे बनाई। जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो बूस्ट सिस्टम होता है, जो भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ फाइट करता है ना, तो उसको हमने इम्यून सिस्टम बोला हुआ है। तो फिर इम्यून सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर एक्टिवेट होगा और इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होती हैं वो वहाँ पे अराइव होंगी। देन क्या होगा, जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जो कैपिलरी परमेबिलिटी होती है वह बढ़ने की वजह से जो फ्लूइड है वो लीक होगा एल्वियोलाई के अंदर, मतलब कि जो फ्लूइड है लीक होने लगेगा एल्वियोलाई के अंदर। तो फ्लूइड लीक होने की वजह से हमें समझ में आ रहा है कि फ्लूइड बढ़ता जा रहा है लंग्स के अंदर, जिसी को तो हमने बोला है कि पस फिल हो जाता है। तो एल्वियोलाई के अंदर क्या हो गया, पस और फ्लूइड और जो डेब्रीज होती हैं वो उसमें अकुमुलेट हो गई। अब आपको पता है एल्वियोलाई में क्या, अभी मैंने आपको बताया कि गैसेज एक्सचेंज का पार्ट है। अगर गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो गैस एक्सचेंज यहाँ पर इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, सॉरी इम्पेयर्ड हो जाएगा, बिकॉज जो पस फिल हो गया है तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एल्वियोलाई में पानी भर गया है तो गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा और CO2 रिटेंशन बढ़ जाएगा, मतलब CO2 हमारी बॉडी के अंदर ही रहने लगेगी, एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, कफ होगा, फीवर होगा, ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये जो मैंने आपको बताया एक इजी वे में आपको समझाया गया है और रिटन फॉर्म में भी लिखवा दिया गया है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना पैथोफिजियोलॉजी। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप आपका आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, जो कम्युनिटी के अंदर हो, जस्ट लाइक occur outside the hospital settings and common often due to streptococcus pneumonia, मतलब कि मेनली जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रही है और ये हॉस्पिटल के आउटसाइड सेटिंग में होगी, मतलब कि कोई पेशेंट जो हॉस्पिटल में है कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया उसको नहीं होगा। ओके, देन हमारा आता है नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो हॉस्पिटल में ये होगा, डेवलप 48+ hour after hospitalization, often due to resistant bacteria like Pseudomonas and MRSA. सो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया है, जैसे नाम से ही इनके पता चल रहा है आपको, जो हॉस्पिटल में जाके उस पेशेंट ने एक्वायर किया, उसके पास पहले से न्यूमोनिया नहीं था। मान लो कोई पेशेंट है उसको कोई अदर डिजीज़ है तो इसलिए वो हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर वो एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद क्या हुआ, उसने इस जो डिज़ीज़ है उसको एक्वायर कर लिया, न्यूमोनिया को, तो हम उसको बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ठीक है, जो कि 48 आवर बाद उसको होने वाला है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड, जो वेंटिलेशन से अभी हमने इसके जो कॉजेज़ पढ़े थे वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, उसमें भी पढ़ा था, ये अक्कर होता है आफ्टर 48 to 72 आवर्स ऑफ द इंट्यूबेशन। जो इंट्यूबेशन जो ट्यूब लगाई जाती है ताकि वो सांस ले सके, तो ये सीवियर केसेस में हो सकता है।
फिर अब हमने पढ़ा था एस्पायरेशन। एस्पायरेशन न्यूमोनिया जो कि इनहेल कर ले फूड या गैस्ट्रिक कंटेंट को, जो मेनली अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, स्ट्रोक वाले। स्ट्रोक की कंडीशन आपको पता है कैसा होता है। स्ट्रोक में जो है जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, तो इंटरप्शन आ जाता है सडनली, पेशेंट के ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा, डिसफंक्शन होगा, तो वो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो मेनली उनमें जो है इनहेलिंग जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ज़्यादा कॉमन हो सकता है, तो उसमें उसे न्यूमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका एटिपिकल न्यूमोनिया, जो कि किसके कारण हो रहा है, आपका माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के कारण हो रहा है। मतलब माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये होता है। तो इसमें माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, ज़्यादा इसमें कोई सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। फिर है लोबर न्यूमोनिया। लोबर का मतलब होता है वन लोब, जो हमारे जैसे लंग्स है, ये थोड़ी डायग्राम मुझे इतने अच्छे से परफेक्शन नहीं है, तो ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ट्रैकिया है, लंग्स है, यहाँ पर हमारी एल्वियोलाइज होंगी, है ना। अब जैसे इसमें लोब्स होते हैं, तो एक लोब सिर्फ जो है अफेक्टेड है, जो बैक्टीरिया के कारण हुआ है, उसको हमने क्या बोला है, लोब्यूलर न्यूमोनिया बोला है। फिर आता है ब्रोंको न्यूमोनिया। ब्रोंको न्यूमोनिया जैसे ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाए एल्वियोलाइज से, है ना, तो स्कैटर्ड पैचेस इन द मल्टीपल लोब ऑफन इन एल्डरली और बेड रिडन पेशेंट। बेड रिडन पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर जो मेनली बेड पे रहते हैं, और जो है एल्डरली पेशेंट है, मल्टीपल लोब्स अफेक्ट हो जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया था हमारे जो लोब्स हैं लंग्स के अंदर, एक लोब अफेक्ट हो रहा है तो वो लोब्यूलर न्यूमोनिया है, लेकिन अगर ये अफेक्ट होते होते आगे ब्रोंकियाई तक पहुंच जा रहा है, मल्टीपल जो लोब हैं आपके उसको अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रोंको न्यूमोनिया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। सो द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर, आपके सामने है, आप अच्छे से इन्हें पढ़ो, ठीक है। सो फर्स्ट इज फीवर एंड चिल्स, मतलब कि जो पेशेंट को न्यूमोनिया होगा ऑब्वियसली उसको फीवर और चिल महसूस होगी, ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा। प्रोडक्टिव और ड्राई कफ उसको आएगा, चेस्ट में पेन होगा जिसको हम प्लूराइटिक्स बोल देंगे। उसके बाद है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि एल्वियोलाई जो है उसके अंदर क्या है, फ्लूइड फिल हो रहा है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो कॉमन हो गई मेन। फिर है फटीग, वीकनेस, क्रैकल्स और रेल्स ऑन ऑस्कल्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रख के आना। जब कोई पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे, जब उसका एग्जामिनेशन करेगा डॉक्टर, तो उसको क्रैकल्स और रेल्स सुनाई देगा, मतलब साउंड्स टाइप की होंगी ऑस्कल्टेशन के दौरान। और उसको साइनोसिस भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में, तो साइनोसिस या ब्लूइश उसके लिप्स या नेल्स हो सकते हैं अगर सीवियर केसेस के अंदर। फिर है कन्फ्यूज़न उसको रहेगा, एल्डरली पेशेंट है तो कन्फ्यूज़न में जाएगा। ओके, देन हम बात करने वाले हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोसिस के अंदर जैसे कि हम किस तरीके से उसको डायग्नोस कर सकते हैं, तो मेनली तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे जो मेन कॉमन है, जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेट, जैसे कि चेस्ट एक्सरे में दिखाएगा कि क्या क्या उसके लंग्स के अंदर इनफिल्ट्रेट या डेब्रिस जो भी डिपॉजिटेड है वो। उसके बाद स्पूटम कल्चर टेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कौन सा ऑर्गेनिज्म की वजह से न्यूमोनिया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराएंगे, WBC अगर बढ़ी हुई है तो उसको पता चल जाएगा। फिर है पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स को देखने के लिए जो SpO2 है, मतलब पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे तो SpO2 जो है कम देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, क्योंकि एल्वियोलर गैस ऑफ एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। देन ABG, ओके, जिसके अंदर हम हाइपोक्सीमिया को चेक करेंगे। फिर है ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर आप करवाओगे क्योंकि आपको क्या ऑर्गेनिज्म देखना है। सेप्सिस, इफ सेप्सिस सस्पेक्टेड, मतलब कि कोई इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो आप उसको ब्लड कल्चर को करोगे। ब्रोंकोस्कोपी हमने देखा, अगर इन्फेक्शन जो है वो अनरिजोल्व है, मतलब बहुत समय से है और वो सही भी नहीं हो पा रहा है, तो हम उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया कि इसके अंदर हम मेन जो टेस्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से टेस्ट हैं। वेट अ मिनट,
सो टेस्ट आपको पता चल गए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने चेस्ट एक्सरे करा, स्पूटम कल्चर करा, सीबीसी की, पल्स ऑक्सीमेट्री किया, एबीजी, ब्लड कल्चर और ब्रोंकोस्कोपी किया। अब हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या रह सकते हैं, मतलब कि अगर आपने न्यूमोनिया को सही नहीं किया तो उसकी वजह से आगे क्या बीमारियां जो है पेशेंट को हो सकती है, वो आपके कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। तो पहला हो गया आपका प्लूरल इफ्यूज़न, उसके बाद हो गया एम्फाइमा, उसके बाद हो गया लंग सेप्सिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, सेप्सिस हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस है आगे आने वाले वीडियो में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा डिटेल के अंदर, बस आप जान लो कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मेडिकल मैनेजमेंट, कि क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट आप पेशेंट के लिए दोगे। फॉर एग्जांपल अब अभी हमने पता करा जैसे कि ये जो डिजीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के की वजह से हो रही है। तो मेन कारण तो हो गया बैक्टीरिया, जो कि है, तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे हम, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में जैसे कि आपकी कौन कौन सी है, अमोक्सिसिलिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, सेफ्ट्राजोन हो गया, जो कि कल्चर के बेसिस पे देंगे कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल आपको इसके एंटीबायोटिक्स के अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद है वायरस, फॉर वायरल कोज, जैसे कि इसके अंदर फ्लू के लिए इसमें लिखा हुआ है ओसेल्टा में विरिन, और भी आती हैं जैसे कि एसाइक्लोवीर, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर आती है एंटीपायरेटिक, अब जैसे कि फीवर हो गया है क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है, तो पैरासिटामोल आप उसको एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते हैं, एक्सपेक्टोरेंट भी दे सकते हैं जैसे कि म्यूकस क्लियरेंस। अब पेशेंट जो है बस उसके फिल हो गया है एल्वेलाई में, तो म्यूकस उसको ज़्यादा हो रहा है, म्यूकस ज़्यादा हो रहा है तो एक्सपेक्टोरेंट्स दे सकते हैं, ओके। ऑक्सीजन थेरेपी, अब हाइपोक्सिया की कंडीशन है, ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ऑक्सीजन थेरेपी तो मस्ट है ही। आईवी फ्लूइड्स हम देंगे हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, नेबुलाइजर भी देंगे अगर ब्रोंकोडायलेटर इफ़ वीजिंग इज़ प्रेजेंट। वीजिंग एक साउंड होती है जो पेशेंट के अंदर अगर प्रेजेंट है तो नेबुलाइजर भी दे सकते हैं। नेबुलाइजर प्रोसीजर पे भी वीडियो आ जाएगी तो आप उसके लिए भी टेंशन मत लेना। फिर हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। वैसे तो मेनली इसके लिए कोई ऐसा होता नहीं है। अगर हम बात करें आपकी अगर कॉम्प्लिकेशंस अगर अराइज हो गए हैं तो ही हम कहेंगे कि सर्जिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, जैसे कि चेस्ट ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं जब प्लूरल इफ्यूज़न हो। जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर ज़्यादा अगर फ्लूइड या पस फॉर्म हो जाता है तो हम उसमें क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं, ड्रेनेज ऑफ एब्सिस और एम्फाइमा कर सकते हैं, या लैबेक्टोमी कर सकते हैं। सॉरी, लोबेक्टोमी रेयर है, लोब्स को हटा देना, लेकिन ये रेयर ही होते, ज़्यादा इसका मेनली कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं देखा जाता। फिर हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। हर एक टॉपिक जो भी आपका होता है डिजीज़ से रिलेटेड, उसमें मेन आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, जो एग्ज़ाम में एटलीस्ट 8 से 12 या 8 से 10 नंबर का तो होता ही होता है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, हर एक डिजीज़ का आप अच्छे से देखो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट फॉर न्यूमोनिया। तो पहला हम क्या क्या उसका असेसमेंट करेंगे। तो आपको कोई चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस ध्यान में रखना है। अब किसी को न्यूमोनिया है तो सबसे पहले तो वाइटल्स आप उसके लोगे, तो उस पर आप उसकी रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे। रेस्पिरेटरी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें आप ये लिख सकते हो, रेस्पिरेटरी रेट को एसेस किया, कैसी उसकी रिदम में डेप्थ कितनी है ये आपने चेक किया। उसके बाद आप चेक करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन, और साइन ऑफ हाइपोक्सिया तो नहीं है उस पेशेंट को, ये आपको चेक करना है। उसके बाद मैंने एक इम्पोर्टेंट आपको बताया था वहाँ पे कि जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो क्रैकल्स और वहाँ पर रेल्स सुनाई देगा, तो ऑस्कल्टेट लंग्स फॉर क्रैकल और डिमिनिश्ड साउंड, ताकि हमें न्यूमोनिया का पता चल जाए, तो इसको भी हम असेस कर लेंगे। फिर है स्पूटम, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसका कलर कैसा है, कितने अमाउंट में आ रहा है, कितनी कंसिस्टेंसी से जो है आ रहा है, तो उसको आप मॉनिटर करेंगे। फिर आता है आपके वाइटल्स, स्पेशली टेम्परेचर, पल्स और बीपी भी आपको चेक करनी है। बट मेनली आप क्या क्या चेक करोगे, जो मैंने आपको बता दिया, जो कि आपका है रेस्पिरेटरी रेट, रिदम और डेप्थ, ये आपका असेसमेंट था। अब हम मेन डायग्नोसिस पे आते हैं। तो आप पहला डायग्नोसिस क्या बनाओगे अगर कोई पेशेंट है और उसको जो है न्यूमोनिया है, तो सबसे पहले है
इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू थिक सिक्रीशंस इन द लंग्स, क्योंकि उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस भर गए हैं तो उसका जो एयरवे है वो क्लियर नहीं है। तो अगर उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी इसकी वजह से, तो वो सारे इंटरवेंशंस हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहला इंटरवेंशन है, हम उसको कहेंगे आपका, अगर आपको जैसे इनफेक्टिव क्लियरेंस है तो एनकरेज करेंगे कफिंग के लिए और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बारे में उसको बताएंगे। वार्म फ्लूइड उसको देंगे, मतलब अगर कुछ खाने पीने के लिए हम पेशेंट को दे रहे हैं तो ठंडा उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे, हम उसको वार्म फ्लूइड्स देंगे। ओके, देन है, अब म्यूकस के लिए हम म्यूकोलाइट्स एक्सपेक्टोरेंट्स एडमिनिस्टर कर देंगे मेनली, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था मेडिकल मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी भी एक प्रोसीजर होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें आपको ये, अगर आपको पता है तो ये चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है उस पेशेंट को की जाती है अगर इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है स्क्रीशन की वजह से। और पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, हम सेमी फाउलर और अपराइट पोजीशन देंगे ताकि उसका एयरवे मेंटेन रहे। तो ये होगा आपका पहला डायग्नोसिस, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपके ध्यान में रखते हुए ये जो पीपीटी बनाई है ताकि आपको जो है, बुक्स में कई बार हम देखते हैं कि डायग्नोसिस जो दे रखे होते हैं उसके बाद इंटरवेंशन अच्छे से नहीं दे रखे होते, तो इसमें प्रॉपरली दिए हुए हैं। ओके, सेकंड आपका है impaired gas exchange due to fluid filled alveoli interfering with oxygenation। तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा क्योंकि जो एल्वियोलाई है उसमें फ्लूइड भर चुका है, तो इसके लिए हम क्या इंटरवेंशन देंगे। तो अब सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज नहीं होगा, तो मेनली हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, उसका एबीजी मॉनिटर करेंगे और एनकरेज करेंगे इंसेंटिव स्पायरोमीटर को यूज़ करे वो। और इसमें भी फाउलर पोजीशन देते हैं, हाई फाउलर, और उसमें कौन सी थी, सेमी फाउलर। इसमें हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मॉनिटर करेंगे, अगर कोई अगर साइनोसिस वगैरह है तो वो भी चेक कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है हाइपरथर्मिया। अब जैसे क्योंकि इन्फेक्शन है पेशेंट को तो फीवर उसको होगा, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा, तो उसके लिए हम उसका हर 4 घंटे में टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, उसको एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे, मतलब कि पैरासीटामोल दे सकते हैं। फिर है टैपेड स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं, मतलब कि एक जो स्पॉन्ज है उसको थोड़ा सा टैपेड वाटर के अंदर हम डुबो के ला के और उस पेशेंट को उसके ऊपर स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। ओके, तो उसको ज़्यादा ऐसे इनक्रेज नहीं करना है। उसके बाद उसको ओरल फ्लूइड्स देंगे, और अगर चिल्स या फिर रिकर्स या उसको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसको भी हम मॉनिटर करते रहेंगे साथ साथ। फिर आता है फोर्थ नंबर वाला, दैट इज़ एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। अब हमको पता है ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन डिमांड है उसमें इम्बैलेंस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से बॉडी में नहीं है, ऊपर से CO2 का रिटेंशन हमारी बॉडी में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी इंटॉलरेंस का हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या उसको एनकरेज कर सकते हैं, जैसे कि उसको बोलेंगे रेस्ट पीरियड बिटवीन एक्टिविटीज़। जब आप कोई एक्टिविटी करो तो आप थक जाओगे, तो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो आप उसको क्या है, रेस्ट पीरियड एनकरेज करेंगे। फिर हम उसका फटीग लेवल चेक करेंगे कि कोई अगर कुछ भी वो कर रहा है तो कितना वो जल्दी थक जाता है, कितना उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। फिर हम उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई प्रोटीन मील प्रोवाइड करेंगे, साथ ही में पेसिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो है पेशेंट को एजुकेट कर देंगे। तो ये मेन होगा। फिफ्थ इज़ रिस्क फॉर फ्लूइड डेफिसिट रिलेटेड टू फीवर, पुअर इनटेक एंड फ्लूइड लॉस। तो मेनली जो इसको रिस्क रहते हैं क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने वाला पेशेंट, क्योंकि उसको फीवर है, वो खाना नहीं खा पा रहा है, फ्लूइड उसका लॉस हो रहा है, तो क्या क्या हम मेंटेन करेंगे। फर्स्ट इज़ ओरल फ्लूइड इनटेक एनकरेज करेंगे, ठीक है, जब तक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, मतलब कि उसके ऐसे बोला है कि पेशेंट ने, सॉरी डॉक्टर ने, कि अगर उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तब तो नहीं देंगे, लेकिन अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो हम पेशेंट को ऑब्वियसली ओरल फ्लूइड इंटेक्स देंगे ताकि हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करे। इनपुट आउटपुट चार्ट उसका मॉनिटर करते रहेंगे, IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे जितना डॉक्टर ने दिया है एज ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर। ओके, देन साइन डिहाइड्रेशन वगैरह के साइन चेक करेंगे और सॉफ्ट और कूल फूड आइटम्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मेन आपके डायग्नोसिस रहे हैं 5। तो आई थिंक आपको डायग्नोसिस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हेल्थ एजुकेशन मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप अगर पेशेंट को बता रहे हो तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, मान लो ये एक लॉन्ग
ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप उसके अगर आखिरी में एक छोटी सी अगर हेल्थ एजुकेशन भी लिख के आ जाते हो ना, तो आपका जो आंसर होता है वो इफेक्टिव हो जाता है। तो वो जो है आप ध्यान में रख के लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ प्रोवाइड कर दी है। सो हेल्थ एजुकेशन में आप दे सकते हो कि कंप्लीट द फुल एंटीबायोटिक कोर्स। आपको बताना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है कि आपको जो भी कोर्स दिया है एंटीबायोटिक का, आपको उसे बीच में नहीं छोड़ना, आपको फुल कोर्स जो है लेना है। वैक्सीन आप ले सकते हो, गेट वैक्सीनेटेड फॉर निमोनिया एंड फ्लू, इसके लिए आपको वैक्सीन ले सकते हैं। साथ ही में प्रैक्टिस हैंड हाइजीन, आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। जो भी आप उसको बताना चाहो, खाना खा रहे हो तो हाथ धोकर खाना खाओ, कोई भी ऐसी चीज़ है जो गंदी जगह पर रखी हुई है उसको अवॉइड करो, ये सब आप उसको हैंड हाइजीन बता सकते हो। स्मोकिंग या फिर पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में मत जाओ, अवॉइड करो, और गुड न्यूट्रिशन मेंटेन करो, और हाइड्रेशन का भी आपको ध्यान रखना है, तो ये आप उसको बता सकते हो। और मास्क पहन के रखो, अगर क्राउडेड एरिया ड्यूरिंग आउटब्रेक कोई डिजीज़ है तो आपको मास्क पहन के वहाँ पे रखना है। तो ये आपकी हेल्थ एजुकेशन हो गई। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये हमारा टॉपिक था निमोनिया, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसके आपको नोट्स वे में ये पीपीटी प्रोवाइड किए ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सके, और इजी वे में मैं सब कुछ आपको समझाया। इसको अगर आपने एक बार अच्छे से देख लिया ना, उसके बाद आप वीडियो कंप्लीट होने पे खुद से आप सोचना कि आप अपने आज क्या क्या पढ़ा, विदाउट आप अपने नोट्स में देखे बिना आप इसको अगर एक बार भी रिवाइज कर देना, आपको हमेशा ये याद रहने वाला है। फिर आप देखो आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई है, तो ये आपको अच्छे से मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सो इस वीडियो में हमने इतनी लगभग 26 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम कोई चीज़ को रिवाइज करते हैं तो वो जल्दी रिवाइज हो जाती है, तो आपको 10-15 मिनट में एक एक टॉपिक आप अच्छे से पढ़ पाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।